हम बात कर रहे थे कि आज उन लोगों के लिए भी शर्म का मुकाम है जिन्होंने उस वक्त इजराइल को तस्लीम किया। आज उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है, लेकिन सूरत हाल और प्रेशर इतना बिल्ड है कि शायद अब कुछ ना कुछ किसी ना किसी को करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। जी उसामा। सुमैया देखें, पाकिस्तान ने तो आज तक तस्लीम किया ही नहीं, और ख़ुद शीरी मज़ारी साहिबा ने हाल ही में ये बात कही एक जगह पर इस्लामाबाद में ही कि पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा दबाव था इसराइल को तस्लीम करने के लिए। लेकिन क्या उन मुल्कों ने जिन्होंने हाल ही में तस्लीम किया इसराइल को, बड़े गले भी मिले, उनसे सिक्योरिटी पैक्ट्स भी कर लिए, कोई उन्होंने इंडिकेशन दिया कि हम इस पर वापस जा रहे हैं? कोई उन्होंने ऐसी बात कही है? कुछ तो कर ले, इतना तो कम से कम वो कर सकते हैं कि उनको कहें कि जनाब ये आप अपना सफ़ीर वापस ले जाएं, कुछ तो करें वो। ये इनमें इतनी बेहिसी है कि इनको कोई परवाह नहीं है। और आज ये जो एक बना हुआ है, एक दबाव बना हुआ है, कोई माने ना माने लेकिन इसराइल पर एक दबाव है। आज अमेरिका को भी वहां पर वीटो करता है। मुनाफिकत देखें, बाद में जाके कहते हैं कि जी हमने सबूत मांगे हुए इसराइल से कि जो बिल्डिंग्स तबाह की गई हैं, चूंकि उनकी अपनी AP की बिल्डिंग थी जो तबाह हो गई, तो जनाब ये सबूत दें कि यहाँ पर हमास का था, हमें अभी तक कोई सबूत नहीं आए। फिर ये कि जनाब बाइडन तो मुसलसल दबाव डाल रहे हैं, ये 2 नंबरियां कर रहे हैं सब। तो ये अब देखिए कि इसराइल पर ये जो इस वक्त दबाव है, जब ये खत्म हो गया इन्होंने फिर गले मिल जाना है। नहीं तो उसामा फिर इसका क्या हाल होगा? अब अगर ये इजरायली वजीर आजम का तो कलेजा ठंडा ही नहीं हो रहा, वो तो कह रहे हैं कि हम तो बमबारी करते रहेंगे जब तक कि ज़रूरत होगी। और दूसरा ये कि वो जो बयान, हालिया बयान था, वो तो ये था ना कि हमास ने जो रॉकेट फायर किया है, अपनी हद पार की है, रेड लाइन क्रॉस की है, तो वो उनको अपनी रेड लाइन तो नज़र नहीं आती कि उन्होंने किस तरह रेड लाइन क्रॉस की, उन्होंने कितना नाजायज़ तरीके से, गैर कानूनी तरीके से सब कुछ किया, क्योंकि उनकी पुष्ट बनाई हो रही है, क्योंकि उनको हिमायत हासिल है ममालिक की। और वो ज़ाहिर जिस तरीके से जुल्म ढा रहे हैं, रोकने वाला कोई नहीं। अगर आज कोई हल निकलता है तो क्या आपको लगता है कि वो अपने बयान पर, इस मुआहदे पर, जो भी मुआहदा होता है, जो भी इसका हल होता है, उस पर कायम रहेंगे? देखिए, मुझे इसका कोई देर पा फौरी तौर पर तो मुआहदा होता नजर नहीं आ रहा। देख, चीन भी कह रहा है, तमाम कह रहे हैं 2 स्टेट सोल्यूशन, 2 रियासतें हों। अब उनको पता है इसराइल को यहाँ से कोई निकाल तो सकते नहीं, लेकिन चलें आप फ़लस्तीन को एक अलग रियासत दे दें। लेकिन रियासत का मामला यह है, रियासत का मतलब यह है कि इसराइली अपने फैसले खुद कर सकेंगे, कम अज़ कम उसके बाद ये रियासत होगी। और अब मजीद इसराइल जो है 90% इलाके पर कब्जा करने के बाद बाकी जो 10% रह गया उस पर अब कब्जा ना करे। रियासत बन जाएगी तो उनकी अपनी कोई पुलिस फोर्स होगी, रियासत बन जाएगी तो उनका कोई अपना सेहत का निज़ाम होगा, कोई पानी का, बिजली का, कोई शायद आगे चल के शायद अगर ये इन्होंने इजाजत दी कोई उनकी फोर्स ही बन जाए। आज ना उन बेचारों के पास कोई नेवी है। देखिए, दुनिया की तारीख में शायद ऐसा कोई नहीं होगा। अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जिस तरह हुमा बकाई साहब ने फरमाया कि ताकतवर तरीन आप मिलिट्री देख रहे हैं इस वक्त, लेटेस्ट वेपन्स जो दुनिया में किसी के पास हो सकते हैं वो इस वक्त इसराइल के पास है। उनका जो आयरन डोम है वो दुनिया में बेस्ट टेक्नोलॉजी कहा जाता है कि वो प्रोटेक्शन के लिए, एयर डिफेंस सिस्टम, कि कोई भी रॉकेट आएगा तो खुद ब खुद इनके एक्टिव हो जाते हैं मिसाइल और उस रॉकेट को फजा में ही तबाह कर देते हैं। ये लेटेस्ट तरीन है। इसके अलावा उनके पास लेटेस्ट तैयारे हैं, लेटेस्ट नेवी है, सब कुछ है। और यहाँ पर आप यकीन करें, जितना तो ये तालिबान और अमेरिका में फर्क था अफगानिस्तान में और उस अमेरिका को शिकस्त हुई, ये उससे भी ज्यादा फर्क है। ये मैं आपको, क्योंकि इनके पास तो पत्थर है बेचारों के पास, उनके पास फिर भी वेपन्स वही तो बात है ना उसामा, जंग तो तब होती है दोनों फरीकैन लेस होते हैं हथियारों से। ये तो जंग नहीं है ना, ये तो दहशतगर्दी है जिसमें एक फरीक सिर्फ बमबारी कर रहा है, दूसरा फरीक निहत्ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब ये जिस तरह से मैं समझता हूँ ये जनरल असम्बली का इजलास बुलाना, ये भी एक ना सिर्फ अमेरिका के मुंह पर थप्पड़ है, बल्कि जो भी इसराइल का साथ देंगे आप देखेंगे इंशाल्लाह यहाँ पर आवाज़ उठेगी। इसको तो हमें मानना चाहिए कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये काफ़ी नहीं होगी या हम ये कहें कि इससे इसराइल रुक नहीं रहा, मगर उसके खिलाफ आप देखिए कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चले गए हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, तो ये उसके ऊपर एक प्रेशर इंटरनेशनली ज़रूर बिल्ड हो रहा है और अल्लाह करे कि प्रेशर बिल्ड होता रहे। और जिस तरह से तुर्की कह रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान ने इसका इशारा भी दिया है कि एक इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स हो, और यहां तक कह रहे हैं, तुर्की ऑफर कर रहा है कि जो हम ख्याल ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक, वो इस पर आगे बढ़े। तैयब उर्दवान रूस से इस पर बात कर चुके हैं। तो ये एक जरूर बहुत बड़ा इनिशिएटिव हो सकता है, अगरचे अभी ये बिल्कुल एक ख्याली बात लग रही है, लेकिन अगर यूएन की पीस कीपिंग फोर्स हो सकती है तो एक इस्लामी ममालिक की इस तरह क्यों नहीं बन सकती। ओआईसी तो खैर बनने नहीं कभी नहीं देगा, ये तो मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं, लेकिन अगर तुर्की इसका इनिशिएटिव ले रहा है, वो इसके लिए मिलिट्री भी और फाइनेंस भी प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, तो पाकिस्तान साथ आ जाए, मलेशिया साथ आ जाए, आप यकीन करें इसी से इसके इसराइल के पांव हिल जाएंगे इंशाल्लाह।
कि जनाब ये फोर्स, लेकिन वो मसला आ जाएगा फिर हमसायों का, क्या लेबनान इजाजत देगा, हमने यहां से क्या डायरेक्ट ट्रूप्स जाकर फेंक देने, मिस्र क्या कर रहा है, लेबनान क्या कर रहा है, उर्दन क्या कर रहा है, वो तो उसके पहले गुलाम बने हुए हैं, हाथ जोड़ के इसराइल के आगे बैठे हुए कि जो आप कहेंगे जनाब। वो तो बॉर्डर तक नहीं खोलते फलस्तीन के लिए, इसराइल की इजाजत के बगैर वो तो बॉर्डर भी नहीं खोलते कि इन फलस्तीनियों को कोई इमदाद ही पहुंच जाए, कि इन तक कोई चीज ही पहुंच जाए, वो भी उसके गुलाम है वहां पर। वहां तो यह हाल है, तो किससे बंदा उम्मीद रखे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जमील। ये जो ट्यूशन है कि जी 2 टुकड़े कर दिए जाएं और इस तरह से हुकूक मिल जाएंगे, 47 में भी ये बात हुई थी। उस वक्त तो यहूदियों ने इसकी हिमायत की, अरबों ने इसकी मुखालफत की, तो इसलिए इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। उसके बाद फिर दोबारा इस पर बात की गई, फिर दोबारा कुछ नहीं हो सका। आज फिर वही सोल्यूशन पेश किया जा रहा है, यानी कि सोल्यूशन वही है कि 2 स्टेट्स हों। लेकिन अगर यही सोल्यूशन होना था तो ये तो पहले भी हो सकता था, ये तो 100 साल पुराना मामला है, लेकिन नहीं हुआ। हर दफ़ा एक नए तरीके से ये मामला उठता है, शिद्दत आती है, सब बात करना शुरू होते हैं, फिर ये मामला दब जाता है, फिर सब खामोश हो जाते हैं। यानी कि कोई हल तलाश करना चाहता ही नहीं है। शायद दुनिया चाहती है कि ऐसे ही सब कुछ चलता रहे जिस तरह चल रहा है, और बस ठीक है, फिर कुछ एक आध मजम्मत देंगे, एक आध करारदाद पेश कर देंगे और मामला ख़त्म हो जाएगा। देखें जी, हल तलाश करना मकसूद ही नहीं है। अगर हल तलाश करना मकसूद हो तो गुज़िश्ता 100 साल से मामला क्यों होता। और इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट जो है 1948 से ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि जब इजराइल को एक रियासत के तौर पर कायम किया गया तो उसके बाद से ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन उसके बाद कितनी दफ़ा इजराइल ने गज़ा की पट्टी के ऊपर बमबारी की, कितनी दफ़ा टेररिस्ट अटैक किए। हमारे यहाँ तो लफ्ज़ टेररिस्ट इस्तेमाल करते हुए 10,000 दफ़ा सोचा जाता है। मैं तो हैरान हूँ कि उसको इतना बैन बयान किया जाता है कि आपकी सोच है, मतलब वो कॉन्फ्लिक्टेड जोन कहा जाएगा, ऑपरेशन जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा वो तमाम जुमले जो बोले जाने चाहिए और बिल्कुल बराह रास्त बोले जाने चाहिए, वो नहीं बोले जाते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह अभी हमें इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। बल्कि हमारे अगर कोई सीनियर्स आकर बैठते हैं तो उनसे पूछें कि ये 27 रमज़ानुल मुबारक और 2020 के गुज़िश्ता महीने के अंदर शुरू होने वाला ये जो एकदम वेव आई है पैलेस्टीनियंस के ऊपर फायर करने की, बिल्डिंग्स गिराने की, ये क्यों हुआ है? आपको और हमें तो ये लग रहा है कि शायद हम 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे और मसला हल हो जाएगा। मसला हल होना इतना आसान नहीं है। वो जूं का तूं रहना है, वो जूं का तूं है, और शायद पता नहीं कितने अरसे तक रहेगा, जब तक वो कहते हैं ना कि हमीयत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से, जब तक वो हमीयत, वो गैरत, वो जोश पैदा नहीं होता मुस्लिम उम्मा के अंदर, वो शायद नहीं हो सकेगा। क्योंकि एक्सेप्टेंस तो आप लोगों की अपनी है, ये गुज़िश्ता 25 सालों कर रहे हैं। गुज़िश्ता 25 सालों से मेरी बात कंप्लीट हो लेने दीजिएगा जी, मेरी बात कंप्लीट हो लेने दीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो इस वक्त सिचुएशन एस्केलेट हुई है ना, इसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपको पता है कि इलेक्शंस हैं, और इलेक्शंस चाहे इंडो पाक क्राइसिस के बीच में इंडिया के अंदर इलेक्शंस हों, तो पाकिस्तान और मकबूजा वादिया कश्मीर के अंदर मामलात को हम बिगड़ते हुए देखते हैं। हम लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन एस्केलेट होते हुए देखते हैं, और ये इंटरनेशनल फिनोमेना है। और इसी तरह की जो टेरिटरीज होती हैं जहां एक तरफ अनसेटल्ड टेरिटरी हो और दूसरी तरफ सेटल्ड एरिया हो, वहां पर मामलात होते रहते हैं। ये पैलेस्टाइन के अंदर जो सिचुएशन डेवलप हुई है, इसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं। आगे नेतन्याहू को अपनी गवर्नमेंट बनानी है, नेतन्याहू को दोबारा से अपने आप को इसी पोजीशन पर रखना है। उन्होंने अपनी तमाम तर जो यहूदी आबादी है उस आबादकारी के अंदर लोगों को ये बताना है कि हमारे घर के ऊपर अगर एक रॉकेट फायर हुआ और एक खातून अपनी जान की बाजी हार गई है, तो हम पूरे फलस्तीन की ईंट से ईंट बजाने की सलाहियत रखते हैं। ये पॉलिटिकल सेंटिमेंट होता है जिसको टर्न करके अपनी पावर शो करके दुनिया को दिखाने की बात है। उसमें किसी हद तक भी जायज़ है। आप डिटाई देखिए कि कॉन्फ्लिक्ट जोन हो और ऐसा अनसेटल्ड एरिया हो, और अभी वॉर डिक्लेयर नहीं, वॉर तो 2 बड़ी मुतहारिब फोर्सेस के दरमियान होती है, यानी दोनों तरफ से मुतहारिब फोर्सेस लड़ रही हो। वॉर वहां होती है जहां पर एक तरफ टैंक तोप हो, दूसरी तरफ किसी के पास एटम बम हो, समझ में आता है कि यार वॉर चल रही है। ये तो बाकायदा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया है टेररिस्ट टेरिटरी की जानिब से। ये तो दहशतगर्दी है, कम्युनिटी के ऊपर, मुस्लिम्स के ऊपर। बिल्कुल सही जमील पॉइंट, लेकिन